अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की देखने जा रहे हैं। उसमें से एक है सेंट वेदांत प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, वैसे भी ये थोड़ा कॉमन सेंस ही है। अब ये स्पेसिमन है, इस पर टेंसाइल फोर्स लगा है। अब कोई भी स्पेसिमन पे अगर सेंटर में ऐसे ये फोर्स लगाया जाए तो सेंट्रल पोर्शन थोड़ा उसकी तरफ खींचा जाएगा। अब कोई स्टील वगैरह है तो वहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन मान लो कोई रबर है, उसको अगर खींचते हैं, ये रबर है मान लो, तो बीच का पोर्शन ऐसा बाहर निकल के आएगा। सिमिलरली अगर प्रेस करते हैं तो बीच में का पोर्शन जो है जहाँ पे एक्चुअल फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यू विल फाइंड मोर एट द विसिनिटी ऑफ द लोड। लोड जहाँ पर लगा है वहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन देखो ये ज़्यादा है, स्ट्रेसेस कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं वहाँ पर और बाद में यूनिफॉर्मली एक्ट होते हैं। ये पूरा क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म है, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन ये हो गया एक्चुअल। ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ रहती है, बहुत ज़्यादा दूर तक तो ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं पाया जाता, लेकिन शॉर्ट लेंथ भी है वो। लेकिन कोई भी थियरी अपन जब बनाते हैं तो ये प्रिंसिपल यूज़ न करते हुए इस टाइप से अपन कंसीडर करते हैं। स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली एक्ट ऑन दी बॉडी। बॉडी पे स्ट्रेस जो है ये यूनिफॉर्मली एक्ट होता है, ऐसा अपन मानते हैं और पूरी थियरीज जो है वैसे इसी प्रकार से डेवलप हुई है। लेकिन ये वेदांत ने दिया हुआ जो है ये रियल है। ओके, ये ध्यान में आ गए। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑकर्स एट द विसिनिटी ऑफ लोड। लोड के पास में जो है ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिडुअल स्ट्रेसेस। रेसिडुअल स्ट्रेसेस यानी क्या? जब कोई स्पेसिमन पे अपन अगर टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो यू विल फाइंड कर्व लाइक दिस फॉर माइल्ड स्टील स्पेशली। अदर के लिए मैंने आपको बता दिया। इन दिस कर्व यू विल फाइंड यील्ड पॉइंट। एक यील्ड पॉइंट होता है। अगर कोई भी मटेरियल को पहले तो इलास्टिक पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक, बाद में यील्ड, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बाद में इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक अपन बोलते हैं कि इलास्टिक जोन है ये, बराबर है। बाद में यील्ड पॉइंट तक जो है इलास्टोप्लास्टिक, और उसके यील्ड पॉइंट के बाद जो है प्लास्टिक जोन शुरू हो जाता है। जब कोई मटेरियल पे या स्पेसिमन पर अपन जब लोड देंगे यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड, इसके भी ज़्यादा, तो मटेरियल जो है प्लास्टिक स्टेट में चले जाएगा। तो इसी कर्व को मैं एक सिंप्लीफाइड कर्व निकालता हूँ अभी। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये स्ट्रेन स्ट्रेस। व्हेन आई अप्लाई ए लोड द नेचर ऑफ कर्व आई विल फाइंड लाइक दिस। अब यहाँ कुछ तो भी यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट से ऊपर दे दिया। जैसे ही लोड रिमूव करते हैं, लोड रिमूव करने के बाद जो इलॉन्गेशन यहाँ पर मिला था, इलॉन्गेशन यहाँ पर कितना था? 0। लेकिन ये पाया गया कि ये कर्व जो है ये सेम पाथ फॉलो नहीं करता है। तो ये पाथ जो फॉलो करता है ये इस तरह, लाइक दिस इज द न्यू पाथ। अगर लोड निकाल लिए तो लोड लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेसेस डेवलप हुए, लोड निकाल लिए तो ये स्ट्रेसेस ड्रॉप हो गए 0 पे। लेकिन इलॉन्गेशन जो है ये 0 नहीं हुआ है, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे मटेरियल नहीं गया है, ये तो देखा है अपन ने। तो यहाँ पर क्या होता है, सम स्ट्रेसेस आर रिमेन इन द मटेरियल इन द स्पेसिमन। द स्ट्रेसेस रिमेन in the material when the material is stressed beyond yield point or in the permanent zone, then some stresses are remain and those stresses are called residual stresses. समझ में आ गया? When the specimen is stressed beyond yield stress or in the plastic
deformation, if it is gone in the plastic deformation, then after removal of that load, the some stresses are remain in the material. Those stresses are called रेसिडुअल स्ट्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन जीरो नहीं हुआ है. जब डिफॉर्मेशन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस उसमें रह गए हैं. नेक्स्ट टर्म दैट वी विल सी, कार्बन कंटेंट इन स्टील. स्टील में कार्बन कंटेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज किए तो उल्टा. इफ कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, now consider if the carbon content in the steel is increases, then what happens? Ductility decreases. Ductility क्या होती है, decrease होती है. And then second one, ultimate strength increases. Ultimate strength increases. So these 2 points are important from MCQ point of view. कार्बन कंटेंट अगर स्टील में बढ़ गया तो डक्टिलिटी कम हो जाती है, हार्ड बन जाता है. अगर स्टील हार्ड बनता है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है. अब हर जगह स्ट्रेंथ बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डक्टिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. इफ द मटेरियल इज हार्ड एंड लाइक कास्ट आयरन, इट मीन्स इट बिकम्स ब्रिटल. इफ इट इज ब्रिटल तो फेल्योर के पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि वो मटेरियल, ये जो भी स्ट्रक्चर है ये अभी फेल होने जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा. तो अपन रिमेडियल जो एक्शन लेना है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेना है वो अपन ले नहीं सकेंगे. इसलिए मटेरियल जो है डक्टाइल भी रहना चाहिए, स्ट्रेन भी ज़्यादा रहना चाहिए. तो ये दोनों के बीच में अपन जो कार्बन परसेंटेज है वो एडजस्ट करते हैं. फॉर सम मटेरियल्स फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, द कार्बन कंटेंट इन परसेंटेज इन स्टील इट इज मेंशन हियर. फॉर रट आयरन it is 0.1%, very less amount of carbon percentage. Then for mild steel the percentage is still it is less. इसीलिए तो डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है माइल्ड स्टील की एज कम्पेयर टू अदर. देन कास्ट आयरन में 2.5 to 4%. कास्ट आयरन ये जो अपनी सांडस रहती है, आपने देखा होगा कुछ, वो डायरेक्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है. तो कुछ जगह जहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होने देना है, कोई बकलिंग वगैरह डालना है, ये क्वार्टर पिन बोलते हैं अपन, तो वहाँ पर बकलिंग वगैरह नहीं होने देना है, तो उस केस में कास्ट आयरन इम्पॉर्टेंट है. उसका डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, स्ट्रेट रहता है बिल्कुल जैसे कि वैसे. तो कार्बन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है. हाई कार्बन स्टील में बहुत ज़्यादा परसेंटेज अगर है तो स्ट्रेंथ अपने को मिलेंगी. तो वहाँ पे जो परसेंटेज है माइल्ड स्टील से ये ज़्यादा रहेगा, इसमें ये स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा रहेगी. तो दीज आर दी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी स्टील. नेक्स्ट पॉइंट इज बसिंजर्स इफेक्ट. ये बसिंजर इफेक्ट ये क्या होता है? अगर कोई स्पेसिमन में अपन ने मान लो, पहले एग्जांपल नंबर 1 दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, व्हेन आई अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स, व्हेन आई अप्लाई ए टेंसाइल फोर्स ऑन द स्पेसिमन, एक स्पेसिमन है उस पर अपने टेंसाइल फोर्स लगा दिया, तो ये फिगर बनेगी. टेंसाइल फोर्स लगा दिया, जो भी मैग्नीट्यूड है वो लगा दिया टेंसाइल. व्हाट विल हैपन हियर?
कोई भी चीज, न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हेन देयर इज एक्शन देयर विल बी रिएक्शन. सो इन दिस स्पेसिमन और बॉडी, दिस इज अप्लाइड फोर्स, and in opposite direction here the stresses will develop. ये स्ट्रेसेस उसमें डेवलप हो गई है ना. अब अगर ये अप्लाइड फोर्स जो है उसको मैंने निकाल लिया, अगर फोर्स निकाल लिए तो अभी मैंने रेसिडुअल स्ट्रेसेस का बताया था. अब ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस लगे हैं, ये स्ट्रेसेस, इसमें से कुछ स्ट्रेसेस जो है, कुछ ना पूरे, कुछ स्ट्रेसेस मटेरियल में रह जाएंगे. अगर मटेरियल यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड उसको स्ट्रेस किया जाए तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस जो है ये रह गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, कुछ स्ट्रेसेस रह गए. दीज आर रेसिडुअल स्ट्रेसेस. द नेचर हियर, दे विल ट्राई टू कंप्रेस दिस स्पेसिमन. सो द नेचर हियर इज कंप्रेसिव. नाउ if the same specimen I take and apply up to this, I will draw the diagram. एक यहाँ तक कि मैं पहले निकाल लेता हूँ. Here there is strain and here along y direction there is stress. If I plot a curve, the nature of curve will be like this here, and this is the yield point. I can say A point, and material is stressed beyond A up to B. B तक stress किया गया है, and material do not follow the same path. It means, for example, here material will follow this path. The new point that I found here, C. ओके, यहाँ तक. इसका मतलब रेसिडुअल स्ट्रेसेस उसमें है. और ये जो डायग्राम है, मैंने ये टेंसाइल अपवर्ड, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपर साइड में लिया है, डाटम से अपर लिया है. इसका मतलब ये टेंशन है. तो कंप्रेशन है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा. अगर ये डाटम के ऊपर टेंशन है तो डाटम के नीचे कंप्रेशन रहेगा, ये तो पक्का है. नाउ in this specimen there are some residual stresses. Now what I do, I take the specimen, ये specimen मैंने ले लिया जिसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस है. अब उस मटेरियल पे मैंने लगाया कंप्रेसिव फोर्स. व्हेन आई अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पे लगा दिया मैंने कंप्रेसिव फोर्स. अब यहाँ पर ओरिजिनल कुछ स्ट्रेसेस होने की वजह से जो यील्ड पॉइंट के लिए फोर्स लगना था उससे कम फोर्स पर यील्ड पॉइंट अपने को अचीव हो जाएगा, ये तो पक्का है. यील्ड पॉइंट को मान लो 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 10 किलो न्यूटन और 10 न्यूटन पर स्क्वायर mm लग रहा है. फॉर एग्जांपल अगर 10 लग रहा है न्यूटन पर स्क्वायर mm, लेकिन यहाँ पे मान लो 1 न्यूटन पर स्क्वायर mm ये रेसिडुअल स्ट्रेस है. तो यील्ड पॉइंट के लिए ये इसका यील्ड पॉइंट है. यील्ड पॉइंट के लग रहा है 10, लेकिन ऑलरेडी 1 रहने की वजह से यील्ड पॉइंट के लिए कितना लगेगा अभी 9 न्यूटन पर स्क्वायर mm. तो इसका मतलब इसका जो ये मटेरियल का यील्ड पॉइंट अर्ली अचीव हो जाएगा, बराबर है. सो आई ड्रॉ दिस स्केच लाइक दिस. दिस इज द यील्ड पॉइंट वेयर स्ट्रेसेस आर जीरो. आई हैव कंसीडर, यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हो, ओरिजिनल शेप एंड साइज में यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, बराबर है.
यहाँ तक हो गया। ये यील्ड पॉइंट अर्ली है या नहीं है ये अभी मैं बता रहा हूँ फिर से दोबारा। अभी नया स्पेसिमन ले लिया मैंने, ये हो गया यहाँ तक दी एंड पूरा। अब नया स्पेसिमन लिया फिर से दोबारा ये। अब इस न्यू स्पेसिमन पे जहाँ मैंने टेंशन से शुरू किया था, अभी मैं कंप्रेशन से शुरू करूँगा। कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए। इसके बाद क्या होगा, इसी मटेरियल में रेजिस्टिव फोर्सेस जो है ये डेवलप होंगे। तो रेजिस्टिव फोर्सेस का डायरेक्शन जो है ये इसके अपोजिट रहेगा। अप्लाइड फोर्स है एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन अपोजिट, ये स्टेशन डेवलप हुए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका यील्ड पॉइंट के ऊपर मैंने लोड दे दिया। यील्ड पॉइंट के ऊपर लोड दे दिया। ये मैंने ये टेस्ट नए स्पेसिमन पे सेम प्रॉपर्टी वाला स्पेसिमन लिया है, उसी पे मैंने अभी कंप्रेसिव स्ट्रेस किया है, कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया है। तो वहां पर मेरे को मिलेगा ये यील्ड पॉइंट है ना। इसको मान लो अपन बोलते हैं ये अगर डी है तो इसको डी डैश बोल देंगे। एक 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 शुरू कर रहे अपन, डी डैश, ओके, यील्ड पॉइंट। अब सेम प्रोसीजर, इसी स्पेसिमन का जो कंप्रेसिव फोर्स है वो निकाल लिया मैंने। अब निकालने के बाद इसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस फिर से रहेंगे इस तरह। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस रहेंगे यहां पर। वापस चल रही लाइन, ये रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बराबर है। अभी ये नेचर क्या है, टेंसाइल टाइप का है, इधर खींच रहे हो। इसी मटेरियल स्पेसिमन पर अब मैं लगाऊंगा टेंसाइल फोर्स। अगर मैंने यहां पर अभी टेंसाइल फोर्स लगा दिया, यहां पर ऑलरेडी रेसिडुअल स्ट्रेसेस थे, ये नेचर है टेंसाइल। अब टेंसाइल यील्ड पॉइंट जो मिल रहा था अपने को, वो मान लो 10 यील्ड पॉइंट मिल रहा है 10 न्यूटन पर स्क्वायर mm पे। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस रेसिडुअल यहाँ पर होने की वजह से वो यील्ड पॉइंट अपने को 9 पे मिल रहे हैं। अगर मान लो ये जो स्ट्रेसेस है 1 न्यूटन पर स्क्वायर, अगर 1 इसमें जो स्ट्रेसेस है रेसिडुअल वो मान लो 1 है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर mm, तो अपने को लगेगा 9 फोर्स लगेगा, बराबर है। सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। इसमें भी क्या हो गया, यील्ड पॉइंट जो है ये पहले ही मिल गए। अब अपन ने देखा कि पहला यील्ड पॉइंट अपना यहां पर था, इससे ये कम है, बराबर है। ये मान लो 10 है तो ये 9 पे मिल गया क्योंकि रेसिडुअल स्ट्रेसेस उसमें थे। तो और यहां पर भी ये जो है एक्चुअल अगर नया स्पेसिमन करते हैं तो नया स्पेसिमन को एग्जाम्पल के लिए हिसाब से 10 न्यूटन पर स्क्वायर mm लग रही है, लेकिन रेसिडुअल की वजह से यहाँ पे 9 पे इसका यील्ड पॉइंट मिल गया। तो पुराना मटेरियल अगर यूज करते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेस किया गया है तो उसका यील्ड पॉइंट जो है ये जल्दी मिलता है अपने को। सो हियर आई कैन जॉइन दिस लाइक दिस। ये समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ दिस इज कॉल्ड बसिंजर्स इफेक्ट। ये बसिंजर ने दिया हुआ है ये सब कंसेप्ट, इसलिए उनका ये नाम से है। इसका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू या सिंपल इसमें ध्यान में रखने के लिए क्या होगा, बसिंजर इफेक्ट इन विच व्हाट हैपन्स, यील्ड पॉइंट appears early, yield point appears early, कब at reversal of stresses and follows different path। different path का तो हो गया, ये बता दिया मैंने, है ना। तो ये ध्यान में आ गया।
यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस अपियर्स अर्ली। अगर यील्ड स्ट्रेस 10 की उसकी एक कैपेसिटी है मटेरियल की, तो अर्ली यानी 9 पे मिल गए। और स्ट्रेसेस उल्टा देने के बाद रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, क्योंकि पहले के कौन सा दिया था यहाँ पर, कंप्रेसिव दिया, और ये यील्ड स्ट्रेस जो है मिला अपने को, ये कब मिला, व्हेन आई अप्लाई टेंसाइल फोर्स हियर, यहाँ पर टेंशन, बराबर है। और यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया, कहाँ से किया था, टेंसाइल फोर्स, रेसिडुअल स्ट्रेस, और बाद में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देते हैं तो यील्ड पॉइंट, ये जो ओरिजिनल यील्ड पॉइंट है उससे अर्ली अपने को मिल जाता है ना। तो ये है बसिंजर्स इफेक्ट। आई थिंक यू हैव बीन क्लियर अबाउट द बसिंजर्स इफेक्ट। अब आप देखिए बिंगम्स प्लास्टिक और विस्कोप्लास्टिक मटेरियल, ये क्या होता है? कुछ नहीं है। विस्कोप्लास्टिक मटेरियल यानी इट बिहेव लाइक रिजिड बॉडी एट लोअर स्ट्रेस। अगर बहुत ही कम फोर्स लगाया गया तो बहुत रिजिडिटी बता देता है, लेकिन थोड़ा सा अगर फोर्स बढ़ा दो तो लिक्विड के माफिक बहने लगता है। इट फ्लोज लाइक लिक्विड। एग्जाम्पल, मड, मिट्टी प्लस पानी से जो बनता है मड फ्लो, ओके, वो एग्जाम्पल है। थोड़ा सा उस पर प्रेशर दो तो सहन कर लेता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर दे दो फ्लो होता है। या तो ऐसा डालो अपन, है ना, डालने के बाद में या तो फिर कोई इंक्लाइन प्लेन पे लगा रख दो मड, उसके बाद में इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दो तो ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए वो रिजिड के माफिक एक्ट होता है, उसके बाद में वो फ्लो होता है। नाउ हियर शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन डायग्राम फॉर विस्कोप्लास्टिक मटेरियल और बिंगम प्लास्टिक, द डायग्राम वुड बी लाइक दिस। इनिशियली इट एक्ट्स लाइक ए रिजिड बॉडी, तो स्ट्रेन 0 और 0 स्ट्रेन पे ही ये लोड आ गए, स्ट्रेस ले लिया, है ना, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसको, कोई स्ट्रेन दिया ही नहीं, डिफॉर्मेशन 0। और उस जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया इधर तो ये फ्लो होना शुरू हो गया। ओके, न्यूटनियन फ्लूइड, ये हाइड्रोलिक्स में अपन देखेंगे। या तो भी जनरल जो होते हैं कोई भी मटेरियल, इसमें स्ट्रेस बढ़ा है स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ये कर्व रहता है नॉर्मल कर्व, और ये बिंगम प्लास्टिक का कर्व। तो ये दोनों की कंपैरिजन बताए हैं। ये न्यूटनियन फ्लूइड जो है, ये न्यूटन्स लॉ जो है ये फॉलो करता है, जिस न्यूटनियन फ्लो बोलते हैं। तो ऐसे 5 से 8 फ्लूइड्स टाइप्स है दैट वी विल सी इन हाइड्रोलिक्स इन डिटेल। The इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये क्या होता है? अगर कोई एक क्यूब ले लिए फॉर एग्जांपल, इसको फेसेस कितने होते हैं? फेस 6, बराबर है ना। और XYZ अपने एक्सेस है, ये मान लो Y, दूसरा Z और ये X। ओके, सो हियर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस ये कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस 1 2 3, ऐसे 3 डायरेक्ट स्ट्रेसेस बोल सकते हैं। बाद में ये जो 6 फेस है उस पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और पीछे से भी 3 दिख रहे हैं आपको, 3 नहीं है, बराबर है। तो टोटल स्ट्रेसेस कितने हो गए? 3 + 6 इट इज 9। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितने होंगी?
स्ट्रेन वो भी 9 बराबर है। अब सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, सिग्मा 7, सिग्मा 8 and sigma 9 here. Similarly, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 5, 6, 7, 8 and E9. अब इलास्टिक कांस्टेंट जो है या तो यंग्स मॉडुलस, इट इज आल्सो इलास्टिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर सिग्मा बाई ई ये अगर करते हैं तो E1 की एक वैल्यू आएगी, इसी सिग्मा को इससे करो, इससे करो, इससे करो, ऐसे ऐसे करते जाओ आप, तो E की वैल्यू कितनी आएंगी? टोटल 9, एक लिए बराबर सिग्मा 1 के लिए 9 हो गए E की वैल्यू। वैसे ये 9 है तो 9 के लिए कितना होगा? 9/9। सो हियर ये मैंने याद करने के लिए, याद रखने के लिए, परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए, ये एक्चुअल वैसे नहीं, उसमें और बहुत चीज़ें हैं लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए सिर्फ ये ध्यान में रखने के लिए ये कितना 9 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे फिर? ये इसके 1 के 9 हो गए, 9 के 9 × 9। सो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स, टोटल elastic constants are 81. You have to remember it is 9/9 मैट्रिक्स। अब 9/9 मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 81 रहेंगे। नाउ अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स और दूसरा रहेगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। टोटल हियर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड छूट गए थे अभी। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 81। अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने रहते हैं। उसमें से आपको जब ये एक प्रीवियस पीरियड में बताया था कि 4 अगर कंपोनेंट है, यहाँ पर मैंने आपको बताए थे E, G, K एंड म्यू। इन 4 में से आउट ऑफ 4 अगर 2 वैल्यू पता है तो पूरे ये बाकी निकल जाते हैं। इसका मतलब वो जो मटेरियल है उसको डिफाइन करने के लिए अपने को 2 ही इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की जरूरत होती है। 2 से मटेरियल डिफाइन हो जाएगा, यानी उसके पूरी वैल्यूज निकल जाएंगी। ये 2 अगर पता है तो चारों की वैल्यू निकल जाती है, बराबर है, ये बताया था मैंने आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हैं अलग अलग मटेरियल्स में, जैसा आइसोट्रॉपिक है, एनिसोट्रॉपिक है, आर्थोट्रॉपिक है, ये तीनों में टोटल कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स कैन डिफाइन द स्पेसिमन, ये कितने होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एक्चुअल कितने रहना चाहिए डिफाइन करने के लिए। सो इन टेबुलर फॉर्म नाउ यू सी हियर आई हैव रिटन मटेरियल। आइसोट्रोपिक में टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 4, जो भी मैंने बताए थे वही 4 ये है। 2 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट सफिशिएंट है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट नीड टू डिफाइन द मटेरियल, मटेरियल को डिफाइन करने के लिए कितने लगते हैं 2। एनिसोट्रॉपिक में टोटल इन्फिनिटी है, ध्यान में रखना है, और 21 सफिशिएंट होते हैं उसमें से, कितना कुछ भी रहो इन्फिनिटी रहने दो ना, लेकिन 21 से वो मटेरियल डिफाइन हो जाएगा। आर्थोट्रॉपिक में टोटल 12 रहते हैं, लेकिन 9 में मटेरियल डिफाइन हो जाएगा। सो दीज वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर वेल। आइसोट्रॉपिक और ये जो है ये पूरे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब वो कैसे ध्यान में रखना है आप देखिए, लेकिन ये ध्यान में रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे अपन इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज
to measure toughness of the material or energy absorbing capacity of the material. मटेरियल बिफोर फेल्योर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो देखेंगे. इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेबोरेटरी यू माइट हैव सीन, डेफिनेटली यू हैव सीन. अब आपने ध्यान कितना दिया, क्या है वो, या तो ध्यान में कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा. लेकिन इस टाइप की एक मशीन है, आइजोड इम्पैक्टेड. इसके जो स्पेसिमन्स होते हैं ये इस तरह होते हैं, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वगैरह सब दिया रहता है, आईएस ने दिया हुआ है, तो ये नॉच रहती है. अब इस नॉच जो है ये, और ये स्पेसिमन जो है ऐसे रहेगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और बाद में 50 mm तक लेंथ रहती, 50 से 70 mm लेंथ रहती है उसकी. ये नॉच कहाँ देना है वो भी दिया रहता है. ओके, तो ये जो नॉच का पर्पज़ क्या है ये आ गया, अभी तो देख लेंगे. नॉच इफ यू प्रोवाइड इन एनी स्पेसिमन देन दैट स्पेसिमन बिहेव लाइक ब्रिटल. फट से टूट जाता है वो नॉच से. देखो पेड़ वगैरह तोड़ना है, पेड़ वैसे देखा जाए तो ब्रिटल नहीं है, वो तो डक्टाइल ही है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, इलास्टिक है. लेकिन नॉच जब देते हैं, नॉच कर देते हैं उसको, खाच पेड़ है ये गिराना है तो इस तरह का अपन बना लेते हैं, और बाद में रोप से उसको खींच तो फट से टूट जाता है. नॉच इज यूज टू कन्वर्ट डक्टाइल मटेरियल इनटू ब्रिटल मटेरियल फ्रॉम बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू अंडर द एक्शन ऑफ लोड ओनली. वैसे डक्टाइल को ब्रिटल नहीं बनाता है वो, लेकिन लोड में जो उसका इफेक्ट आने वाला है वो ब्रिटल इफेक्ट अपने को मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर नॉच प्रोवाइड करते हैं. अब एक हैमर रहता है, तगड़ा हैमर रहता है वो, और यहाँ पे ब्रेक रहता है उसको. तो ये हैमर के दो पोजीशन होती है, एक 90 डिग्री में और दूसरा 140 डिग्री. ये 90 डिग्री में हो गया और ये है 140 डिग्री, 140 डिग्री में रहता है. अब पोटेंशियल एनर्जी जो है इस हैमर में अगर 90 डिग्री में है तो कम एनर्जी रहेंगी. अगर एंगल बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये स्विंग होता है ऐसे, है ना, ये जो हैमर है जैसा इंक्लाइन है ऐसा स्विंग होगा, और स्विंग होके ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा तो जाएगा नियर अबाउट. इतनी एनर्जी उसमें रहती है, 300 जूल. दूसरा ये हैमर, इसको स्विंग करेंगे तो ये यहाँ तक ही आएगा. अपन ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस 0 है, तो ये हैमर 90 डिग्री में था तो पूरा के पूरा 90 डिग्री में गए. ये मेन एज्यूम्शन है इस टेस्ट का. ये 300 जूल है तो यहाँ पे भी 300 जूल तक वो मिलेगी. पहले स्विंग है, पहले स्विंग, बाद में वो कम होते जाएंगे, स्विंग कम कम हो जाएंगे और रुक जाएगा, बीच में सेंटर में रुक जाएगा. अब ये मटेरियल पे अपने को टेस्ट करना है. बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये मटेरियल यहाँ पे रखेंगे, जैसे मान लो ये कोई चॉक टाइप ऐसा मटेरियल है, और इस पे ऐसा हैमर देंगे. हैमर देने के बाद में अगर मटेरियल होने की वजह से ये जो स्विंग है ये पूरा यहाँ 90 डिग्री तक नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में मटेरियल है. मटेरियल होने की वजह से क्या होगा, ये हैमर जो है ये कहीं तो भी यहाँ तक ही जाएगा, है ना. तो ये हैमर अगर मटेरियल नहीं है यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मटेरियल बीच में अपन ने रख दिया यहाँ पर, उसके रास्ते में मटेरियल रख दिया, तो ये हैमर क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद आगे मूव होगा. अब ये जो है ये यहाँ तक ही गए, तो बीच वाला ये जो पोर्शन है, अब इसमें ये हेड पे कितनी एनर्जी है ये अगर अपने को पता हो गई तो इनिशियल एनर्जी माइनस दिस फाइनल एनर्जी, यू विल गेट दिस एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय दिस मटेरियल. मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर दिया, बराबर है. वो एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी दिया था आपको कि एक स्पेसिमन है, बराबर है, ये यहाँ पर एक हैमर रखा हुआ है. ये हैमर में कुछ 50 या तो फिर mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये हाइट है उसकी. अब इसका कन्वर्सन यहाँ पर जो है एक वेलोसिटी में होगा,
काइनेटिक एनर्जी में होगा। सो हाफ एम वी स्क्वेयर। अपन समझने के लिए इतना मानते हैं कि हैमर जैसे ही यहाँ पर टच होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड्स, इतनी वेलोसिटी है। लेकिन अब ये छोटा सा एक मटेरियल रखा है तो हैमर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी वो 20 नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर मटेरियल को तोड़ लेगा, वो 2 पीस में तोड़ दिया उसने, तो उसकी जो एनर्जी है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया, तो नेचुरली दिस वेलोसिटी विल बी लेस। सपोज इट इज फाउंड टू बी 17 मीटर पर सेकंड। अब ये 17 है, 17 को हाफ एम वी स्क्वेयर से कर दो, एनर्जी मिलेंगी, बराबर है। तो 20 पहले थी, 17 अपन ने बाद में मेजर की, तो बची हुई 3 जो है 3 मीटर पर सेकंड, ये जो है, और इसको करेंगे अपन हाफ एम वी स्क्वेयर एनर्जी। तो दिस मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। द सेम प्रिंसिपल इज वी कैन यूज हियर, बराबर है। तो ये हो गया। अब इसमें दूसरी चीज़ है, ये 2 टेस्ट है, 2 टेस्ट में डिफरेंस है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक एक जो डिफरेंस है ये मैं बताऊँगा। स्पेसिमन ऐसे रहता है, बराबर है, ये यहाँ पर रखा जाता है। अब इसमें रखने के 2 टाइप है। एक ऐसे रखो तो फिक्स एट बेस पे फिक्स किया है, तो ये हो गया कैंटिलीवर, बराबर है। अब इसी मटेरियल को ऐसे रखो, दोनों सपोर्ट, तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड, बराबर है। तो आइजोड टेस्ट अगर है तो आइजोड में स्पेसिमन प्लेस कैंटिलीवर। आइजोड का देख लेते अपन पहले। आइजोड यानी ये इस पोजीशन में। तो अब देखो इस पोजीशन में एनर्जी कम है, 165 है, वहाँ पर 300 ऑलमोस्ट डबल है, बराबर है। कब एनर्जी है अपन ध्यान में रखने के लिए भी, ये पूरे के पूरा है ना। तो अगर कैंटिलीवर रखते हैं तो मटेरियल फट से टूट जाता है, फेल हो जाएगा, है ना। ये मटेरियल है यहाँ पर, और ऐसी नॉच बनाए और मटेरियल को यहीं से फिक्स कर दिया अपन ने, ये अंदर घुसा के फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर नॉच है उसकी बराबर, जैसे ही हैमर आएगा ये स्ट्राइक करेगा तो मटेरियल टूटेगा, बराबर है। इसमें 2-3 चीजें हो गई। आइजोड में मटेरियल रहता है कैंटिलीवर, बराबर। दूसरा चीज है यहाँ पर वी नॉच बता दिया मैंने। नॉच कौन सी होती है? वी शेप की। नॉच फेसिंग हैमर इस डायरेक्शन में आएगा और ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अपन इस तरह से हैमर नहीं दे सकते उसको तोड़ने के लिए। नॉच जिस साइड से है यू ऑब्जर्व, उसी डायरेक्शन में अपने को हैमर देना पड़ेगा। तो नॉच फेसिंग हैमर, ये कैंटिलीवर बता दिया, वी नॉच बता दिया, फेसिंग हैमर बता दिया। बाद में हैमर इंक्लाइन एट 90 डिग्री, वो वहीं पे बता दिया, जिसकी एनर्जी कम होती है यानी 165। अब कम एनर्जी है और कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर से क्या है, फट से शेयर ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर बेंड होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे नॉच है, यहाँ से ऐसे हैमर आ गया तो ये ऐसे तोड़ लेंगे पूरा मटेरियल को। तो ये आइजोड टेस्ट में मेन चीज ये है कि अपन ये प्लास्टिक मटेरियल एज वेल एज मेटल और प्लास्टिक दोनों टेस्ट कर सकते हैं, ये कैंटिलीवर और इन नॉच की वजह से। यहाँ पे बेंडिंग के कोई चांस ही नहीं है। अब देखते हैं 4P टेस्ट। 4P में इंक्लाइन कितना, 140 डिग्री। तो ये पॉइंट हो गया आपका 140 डिग्री। एक एक देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड मटेरियल कैसे रखेंगे, सिंपली सपोर्टेड यानी ऐसा मान लो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ये फिगर, ये मेटल है इस तरह, अब मैं हैमर की ये पोजीशन है मेरी, ऐसे हैमर दे रहा हूँ,
और इसको जो सपोर्ट है ये यहाँ पर है, ये एक सपोर्ट है और दूसरा इधर सपोर्ट है। अब इस केस में नॉच कौन से साइड पे चाहिए? हैमर पीछे से मार रहे अपन ऐसे ऐसे, बराबर है। तो नॉच जो है ये अपोजिट साइड में रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए नॉच, बराबर है। सो हियर नॉच फेसिंग हैमर इन अपोजिट डायरेक्शन, हैमर के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, वो सिंपली सपोर्टेड यदि है तो। हैमर इंक्लाइन, इनिशियल एनर्जी 300 जूल। अब इस केस में देखो ये सिंपली सपोर्टेड है ना, और हैमर बहुत एनर्जी है। अभी यहां पर मान लो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये मेन है। अगर प्लास्टिक मटेरियल रखेंगे तो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो पता ही नहीं चलेंगे उड़ने के बाद में, तोड़ने के बाद। ये एक चांस है। दूसरे चांसेस है कि बेंड होगा, वो डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना, ब्रिटल मटेरियल टूट जाता है जल्दी, वो भी एक है। सो हियर इट इज यूज फॉर मेटल ओनली, दिस इज इंपॉर्टेंट। चारपी टेस्ट is used for metal only. So these are the difference between ISOD test and CHARPY test. Both these are comes under impact test. Okay. The next hardness test. Again here also there are two type of tests. One is Rockwell hardness test and second one Brinell's hardness test. ये दो टाइप है, रॉकवेल और ब्रिनेल। इसके जो डिफरेंस है, ये हार्डनेस टेस्टिंग मशीन आपने देखा है नहीं, आई डोंट नो, अभी देखा तो होगा, लेकिन अभी कुछ ये इस तरह रहता है और यहाँ प्लेटफॉर्म इसमें एक इंडेंटर फिक्स करते हैं अपन, और जो स्पेसिमन है ये यहाँ पर रखते हैं, इस स्पेसिमन पे लोड लगा देते हैं। तो कितना पेनिट्रेशन, जितना मटेरियल हार्ड है उतना पेनिट्रेशन कम आएगा, जितना सॉफ्ट है उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये पेनिट्रेशन कितना होता है उसके हिसाब से फार्मूलेज दिए हैं, या तो फिर ऑटोमेटिक डायरेक्ट वैल्यू भी निकल जाती है, तो उससे अपन हार्डनेस निकालेंगे। तो हार्डनेस टू टाइप की होती है, वन इज रॉकवेल, सेकंड वन ब्रिनेल। तो करके जब रॉकवेल हार्डनेस होती है तो अपन HR बोल देते हैं, हार्डनेस, एंड दैट इज मेजर्ड बाय रॉकवेल टेस्ट। दोनों में वैल्यूज अलग रहती है, करके स्पेसिफिक मेंशन करना जरूरी होता है। और ये लिखते हैं अपन HB, हार्डनेस मेजर्ड अंडर ब्रिनेल्स हार्डनेस टेस्ट और ब्रिनेल्स हार्डनेस मशीन, बराबर है। ये दोनों अलग अलग भी मशीन रह सकती है, और कुछ मशीन ऐसे है कि एक ही मशीन में दोनों टेस्ट कर सकते हैं, रॉकवेल भी और ब्रिनेल भी। स्पेशली हार्डनेस मेजर करने के काम की मशीन है। इसमें इंडेंटर यानी जो पॉइंटर बोल सकते हैं अपन, जिससे अपन यहाँ पे पेनिट्रेशन देने वाले हैं। तो इंडेंटर जो होता है यहाँ पर, ये कोनिकल टाइप का होता है, इस टाइप का इंडेंटर। इसमें बॉल यहाँ पर रहता है, बॉल। अब बॉल के जो डायमीटर्स है 1 mm, 2.5, बाद में 5 और 10 mm, ये डायमीटर होते हैं बॉल के। तो ऐसा ये जो बॉल है ये यहाँ पर ऐसा फिक्स कर किया रहता है, ये मशीन के ऊपर के लीवर में, और ऐसा ये फिक्स होने की वजह से ये इसको इंडेंटेशन देते हैं। ये अगर प्लेट है तो यहाँ पर ये बॉल का इम्प्रेशन ऐसे आएगा, बॉल का ये इम्प्रेशन आएगा। इसका डायमीटर गिन सकते हैं अपन, और बॉल का डायमीटर तो अपने को पता है, स्टैंडर्ड है ये। अब इस बॉल ने कितना पंच किया है, अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो ये डायमीटर बहुत बड़ा मिलेगा, अगर हार्ड है तो इसका डायमीटर कम मिलेगा। तो ये डायमीटर कितना आता है और ये डायमीटर कितना यूज़ किया है बॉल का, इसके ऊपर से, और लोड कितना लगा है, ये जो रेंज है, ये 3 चीज़ों से अपन इसके ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर निकाल सकते हैं। ये जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, ये तो ये इतना छोटा नहीं है, ये ऐसा है, ये 120 का एंगल है वो, ये वाला। दिस एंगल इज ऑफ
120 डिग्री। 2 लोड्स आर अप्लाइड, 2 लोड 10 kg 2 बार यूज कर लोड लगाना पड़ता है इसमें, 10 kg एंड 60 to 100 kg। सिंगल लोड अप्लाइड 1 से 3000 kg से एक ही लोड लगता है। तो यहाँ पर ये है सिंगल और ये है 2 लोड्स, ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये यहाँ पर है कोनिकल और यहाँ पर है बॉल। तो ब्रिनेल्स का बॉल ध्यान में रख दो, ब्रिनेल्स में बॉल, तो इससे बाकी चीज़ें भी ध्यान में रहेंगी। देन शॉर्टर टेस्ट, अब इसमें क्या है कि 10 से 15 सेकंड में हो जाती है, वैसे ये होती है 30 सेकंड से 60 सेकंड। अपने हिसाब से वैसे देखा जाए तो ये 15 सेकंड और 30 सेकंड में ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन टेक्निकली ये बोला जाता है कि ये टेस्ट जो है फास्टर है, शॉर्टर है। शॉर्टर टेस्ट यानी ये फास्टर है क्योंकि 10 से 15 सेकंड में हो जाता है और इसमें लगता है 30 से 60 सेकंड। दिस इज यूज फॉर सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, क्योंकि कोन है, कोन के पेनिट्रेशन से हार्ड में मटेरियल है तो उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। इधर में बॉल है तो बॉल में अगर बहुत ही हार्ड मटेरियल लिया है तो वहाँ पर पेनिट्रेशन संभव नहीं होता है। तो इसलिए सॉफ्ट और मीडियम जो मटेरियल है जिसकी हार्डनेस बहुत कम है, यानी सॉफ्ट और मीडियम टाइप के है, तो वहाँ पर अपन ब्रिनेल टेस्ट बॉल वाला यूज़ करेंगे। और इट कैनॉट मेजर हार्डनेस, वो तो है लिमिटेशन, बॉल है ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं देगा, ज़्यादा हार्ड मटेरियल टेस्ट नहीं कर सकते, तो हार्डनेस मेजर करने की लिमिटेशन आ गई उसमें। सो दिस इज द लिमिटेशन। 650 ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर जो मिलेगा फार्मूले से जो निकलता है, इसके इक्वल टू तक अपन टेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हार्डनेस जिसकी है जो मटेरियल है तो ये टेस्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू गो फॉर दिस रॉकवेल। रॉकवेल में एक ही चीज़ है कि ये जो कोन है, अब नेचुरली ये कोन है तो ये ब्रेकेज हो सकता है, टूटने के चांसेस है। यहाँ पे बॉल है, बॉल के टूटने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर एक कॉर्नर जो है, एज जो है, ये कॉर्नर ये टूट सकता है, तो ये इसका है ये। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और जब प्रॉब्लम आएगा तब भी अपन ये देखने वाले हैं। अगर मान लो ये कोई एलिमेंट है छोटा सा, ये ऐसा अलग अलग यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे अलग अलग, तो क्या करते हैं अपन, ये स्पेसिमन को ये इतना एक अलग, ये अलग, ये अलग, बराबर है। तो ऐसे ये 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेंगे और अलग अलग फोर्सेस निकाल लेंगे कितने एक्ट हो रहे। तो इन सब का अलग डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3 अलग अलग इफेक्ट अपन कैलकुलेट कर लेंगे एलिमेंट को स्प्लिट करके। उसके बाद में टोटल जो है इफेक्ट, ये इनको जोड़ना है। अगर मान लो ये लेंथ बढ़ गई तो प्लस, ये लेंथ कम हो गई माइनस, ये लेंथ फिर से बढ़ गई प्लस, तो ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, ये डिडक्ट करना पड़ेगा। सो वी विल गेट नेट इफेक्ट, है ना। So this is nothing but principle of superposition. This principle of superposition is applicable only in 2 cases. A important है, that is when stress strain relationship is linear. जब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है ये लीनियर जब है, जैसे यानी विद इन इलास्टिक लिमिट सिंपली, है ना, या तो विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, दोनों पॉइंट नज़दीक नज़दीक रहते तो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा प्रोपोर्शनलिटी टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन इलास्टिक लिमिट ये बोला जाता है, विद इन इलास्टिक लिमिट ऐसा बोला जाता है। हाँ, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया है। दूसरा है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज। स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी इसका मतलब स्ट्रेन जो है ये बहुत कम रहेगी, यानी सेम चीज़ है। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब भी होता है तो मटेरियल जो है प्लास्टिक जोन में बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यील्ड पॉइंट के ऊपर चले जाने से लोड, बराबर है। तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज। दिस इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्ट्रेन। स्ट्रेन की जो वैल्यूज है ये बहुत ही स्मॉल रहना चाहिए। आप जब ये एग्जांपल अपन देखेंगे उसमें अपने को मिलेगा कि स्ट्रेन की वैल्यू बहुत छोटी सी मिलेगी, निग्लिजिबल टाइप की रहेंगी, है ना। तो वहाँ अपन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ कर सकते हैं।
टेम्परिंग नेक्स्ट टर्म, ये अब देखते हैं क्या होता है ये टेम्परिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू द स्टील और कास्ट आयरन। आई कैन से फेरस अलॉय। फेरस अलॉय बोलने के बाद कास्ट आयरन भी आ जाता है, स्टील भी आ जाता है, उसमें हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उससे क्या होगा? हीट ट्रीटमेंट से डक्टिलिटी बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस डक्टिलिटी। अगर डक्टिलिटी बढ़ती है तो टफनेस उसका हायर रहेगा, टफनेस ये बढ़ेगा। फॉर गेटिंग हायर टफनेस वी हैव टू रिड्यूस द हार्डनेस। अब ये देखो रिलेटेड टर्म्स है। हीट कॉजेस मोर डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी ज़्यादा है मोर टफनेस, टफनेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसमें एक क्या हो रहा है? लेस हार्डनेस, यानी मटेरियल हार्डनेस यानी लेस ब्रिटल, ये भी बोल सकते हैं, लेस ब्रिटल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट टफनेस। सो हार्डनेस increases, decreases, hardness decreases, ductility increases. The same thing I have already explained. Hardness decreases, ductility increases, and ductility increases, then toughness increases. And this process of heat treatment is nothing but it is called tempering. इतना ही ध्यान में रखना है, टेम्परिंग ये क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिंपली, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट एज पर हुक्स लॉ। नाउ दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आई एम have taken this is any point, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कोई भी पॉइंट ले लो, उसको टेंजेंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज द टेंजेंट। नाउ टेंजेंट कट्स हियर, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज थीटा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज थीटा, मीन्स tan थीटा विल बी इक्वल्स टू दैट इज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है क्या है, देखो आप अभी यहाँ पर ये मैंने ये डायग्राम जो है ये इतना ट्रायंगल यहाँ पर बनाया, इसमें ये ऑर्डिनेट जो है ये होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, बराबर है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फ्रंट साइड एडजेसेंट साइड, इट इज नथिंग बट tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, एंड सिग्मा बाय ई मीन्स यंग्स मॉडुलस। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point to the stress strain curve gives is called tangent modulus of elasticity। जो ये स्लोप बनता है यहाँ पर वो है, उसको बोला जाता है tangent modulus of elasticity। Now we see the point tensor. What is tensor? If the quantity is not a scalar, स्केलर नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर। सो इन आवर केस स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। इट डू नॉट कम अंडर स्केलर और इट डू नॉट कम अंडर वेक्टर। तो तीसरा बचता है टेंसर। सो स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, ये एक चीज। अब ये थोड़ा सा एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखिए आप। एक स्ट्रेन, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी।
स्ट्रेस डिराइव क्वांटिटी P by A से डिराइव करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो इट इज डिराइव क्वांटिटी. डायरेक्टली वी कैनॉट calculate, we cannot measure the stress quantity. So it is comes under derived quantity. From MCQ point of view, you remember these two things.